तो ये क्लास 7th की और 8th की जो नई एनसीईआरटी है उसका क्या करें सर? तो इसके लिए आप तो इस तरह से एनसीईआरटी को अप्रोच रखें, क्योंकि कई बार ये लाइन टू लाइन बिल्कुल एकदम आपको पेपर में एग्जाम में देखने को मिले। ये क्लास 7th का चैप्टर एज इट इज आप 11th में मैच करना अगर जान गए तो आपका समय बच जाएगा सर, 3 से 4 महीनों का, मतलब ये जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। तो जब ये पढ़े तो एज इट इज इसको कवर करें। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे पहला कदम दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज में जब आप देखते हो तो कहा जाता है एनसीईआरटी कवर कर लो, बेसिक्स अच्छे कर लो। पर मैं आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी के सारे डाउट्स कवर कर दूंगा। एनसीईआरटी बोल तो दे रहे हैं सब लोग कि पढ़ लो, बट उसे पढ़ना कैसे है, कैसे 1 साल का ये समय मैं आपका बचा दूंगा। इस वीडियो को बस आप लोग देख लीजिए, 5 से 10 मिनट निकालिए और आप देखोगे कि बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन आपके सामने है। कई बार अभी नई एनसीईआरटी का दौर चल रहा है कि नई आ गई एनसीईआरटी, तो स्पेशली ज्योग्राफी की भी बात करूंगा तो कौन सी पढ़नी, कैसे कवर करनी है, नई के साथ पुरानी को कैसे कनेक्ट करना है, वो सब मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप लास्ट तक ये देखोगे कि भाई बहुत चीजें क्लैरिटी, मतलब बहुत बहुत अच्छे से चीजें समझ, सारा इंडेक्स सब कुछ कंपेयर करके बताऊंगा, पीवाईक्यूज के साथ रिलेशन बताऊंगा, कैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन निकाल देते हैं, ये सारी चीज बताऊंगा। बस शांति से जरा सुनो। मैं शुरुआत में एक क्वेश्चन को लेकर शुरू कर रहा हूं ताकि हमें महत्व तो समझ में आए कि दुनिया भर में जो बातें करते हैं एक्चुअल में सही बात है भी कि नहीं। 2024 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन वो कह रहा है कि वाटर वेपर के बारे में कुछ स्टेटमेंट बताइए, जल वाष्प के बारे में। अब वाटर वेपर की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि वाटर वेपर एक गैस तो है, चलो ठीक है, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ ये कम हो जाती है वाटर वेपर की अवेलेबिलिटी, और इसका परसेंटेज ज्यादातर पोल्स पे बहुत होता है, मतलब पृथ्वी का पोल्स, ध्रुवों पे ज्यादा होता है परसेंटेज। अब ये टर्मिनोलॉजी अगर आप क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं, उनमें वाटर वेपर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वाटर वेपर में अगर आप सो देखोगे तो विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, एज इट इज लाइन मिलेगी, विच डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ये देखो स्टेटमेंट पहला तो इन्होंने सही कर दिया यहीं कहीं। दूसरा अगर आप देखते हो तो कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एक पेज पलटिए आप, ठीक है, मतलब जस्ट इसके बाद का कंटिन्यूएशन है। तो जब आप देखोगे तो इसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे तो देखो ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स पे जाके घटती है, लेकिन यह स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया, मैक्सिमम एट पोल्स। थोड़ा सा बस बदलाव किया है। एनसीईआरटी कह रही है कि भाई सीधी बात है, टेम्परेचर पोल्स पे नहीं होता है, तापमान उतना नहीं होता तो वाष्पीकरण नहीं हो पाता, वाष्पीकरण नहीं हो पाता तो जल वाष्प वाटर वेपर नहीं बन पाते। पर फिर वो एग्जाम ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं ज्यादा होता है, तो ये तो दिक्कत है कि भाई वैसे ही गलत हो गया ये। तो यहां पर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर। अब देखो मतलब आप समझिए कि अगर आप एनसीईआरटी पकड़ में आ गई ना आपके, तो आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट या बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत बेसिक से भी आप चीजों को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक सेम ईयर का 2024 का एक क्वेश्चन और बताता हूं कि ट्रोपोस्फियर, मतलब जब हम वायुमंडल पढ़ते हैं हमारा तो उसकी लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में बात कर रहा है वो कि इक्वेटर पे उसकी मोटाई, थिकनेस जो है ज्यादा होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक होती है, और इक्वेटर जो है, इसलिए उसका कारण दे रहा है वो कि हीट जो है ग्रेट हाइट्स तक कन्वेक्शनल करंट के कारण, संवहनीय करंट के कारण ऊपर उठ जाती है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पहली परत है उसकी मोटाई पृथ्वी का जो इक्वेटर वाला एरिया, बीच वाला एरिया, वहां ज्यादा होती है, और कारण क्योंकि वहां गर्मी होती है तो गर्मी के कारण हीट जो है हवा को ऊपर ले जाती है, तो ज्यादा मोटाई बढ़ जाती है। सेम चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें जब आप ट्रोपोस्फियर के बारे में पढ़ते हो तो उन्होंने यहां पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि देखो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर, और रीजन में दिखा है बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स, एज इट इज कीवर्ड बिकॉज लगा के। मतलब अगर कहीं पर बिकॉज, ड्यू टू ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं असर्शन रीजन वाली हो जाती है। तो सीखने वाली बात है कि एनसीईआरटी काम की तो है, इसलिए दुनिया भर में स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं कि भाई पढ़ो, लेकिन क्या तरीका है, कैसे मैं समय को बचा सकता हूं, उसको अब हम समझने वाले हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हो तो ये सबसे अच्छा मौका इसलिए भी है, इस बार अनअकैडमी ने निर्णय लिया है कि अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी निकल गया ना तो आपकी फीस पूरी 100% रिफंड हो जाएगी, और अगर नहीं निकल पाया मान लो तो अगले अटेम्प्ट के लिए, मतलब जो अगला अटेम्प्ट दोगे उसमें 1 साल आपको फ्री एक्सटेंशन भी दे देंगे। मतलब आप पढ़ो, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो दिस इज द बेस्ट ऑफर, मतलब कोई क्लेम कर सकता है अगर आपके लिए। बट ये 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर वैलिड है। 2 साल का मतलब ये कि एटलीस्ट 12 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उतना तो फ्री मिल ही रहा है आपको 12 का, तो इसमें या 18 पे 18 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर दोगे तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी होते हो तो आपकी जो है वैलिडिटी बढ़ जाएगी और अगले अटेम्प्ट में आप दे सकते हो। बट इसमें एक हिडन जेम ये है, हिडन कंडीशन ये है, बहुत क्लियर कर दूं, पढ़ना पड़ेगा आपको, मतलब 500-600 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ाई नहीं 2 साल और कर दो मेरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन बढ़ा दो,
फिर उसके बाद में आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे, 35 टेस्ट देने पड़ते हैं। तो ये मतलब उनके लिए है जो एक्चुअल में पढ़ना चाह रहे हो, मतलब बाकी तो फिर ऐसे तो आधार कार्ड तो जीवन भर बोले अपडेट कराऊंगा बोले सर। जादुई कोड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, SGYT 10 है ही। सबसे पहली चीज, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एनसीईआरटी बदल गई है। मतलब वो पुरानी एक चली आ रही थी वो तो छोड़ो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मतलब पिछले 4-5 सालों में, वो एनसीईआरटी को मैं ओल्ड एनसीईआरटी अब मान रहा हूं, क्योंकि एक नई एनसीईआरटी इन्होंने ली। एनसीईआरटी जब आप शुरू करो तो मैं आपसे कहूंगा पहले क्लास 6th की आप रीड कर लो, उसमें भी ओल्ड वाली आप पहले पढ़ें, जिसमें आपको अगर चेक करना हो तो मैंने इंडेक्स दे दिया, ये फोटो दे दिया, ये इस तरह की मिल जाएगी, अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लास 6th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप कर रहे हैं तो ये वाली हो रही है। अब इसमें क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स, ये आप पढ़ लो। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे इस चैनल पे भी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये पूरा समझाया हुआ है, तो उससे आप पहले इसको कवर कर लो। फिर अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इनने क्या किया, सोशल स्टडी की एक ही एनसीईआरटी बना दी। पहले तो अलग अलग थी, अब एक बना दी, जिसमें स्टार्टिंग के 3 चैप्टर ज्योग्राफी के कर दिए हैं, बाकी फिर इन्होंने जैसे हिस्ट्री का दे दिया, और आगे फिर आप जितना इंडेक्स देखोगे उसमें पॉलिटी वगैरह सब दिया है। तो ये 3 चैप्टर्स आप नॉर्मल रीड कर लें। थोड़ा दिमाग में रखें कि क्लास 6वीं की किताब है, अपन ग्रेजुएट हो गए हैं, तो इतना तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप 6th की एक बार मैं चाहूंगा कि पढ़ें, अब सिर्फ पढ़ें, उसके साथ थोड़ी बातें करें, नहीं समझ आता तो आप मेरे ये जो यूट्यूब चैनल पे उस पर क्लास देख लें, ठीक है। अब 7th से जैसे ही जाओगे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 7th और 8th की एनसीईआरटी नई वाली आ गई है, अब अभी उसको हाथ मत लगाना, पहले पुरानी वाली को कवर कर लो। कारण क्या है, 11वीं 12वीं की ज्यादा चेंज नहीं हुई है, अब इनका कनेक्शन है सर। 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, अभी आप ज्योग्राफी के बारे में सर्च करोगे तो दुनिया भर में के लोग कह रहे हैं कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काम की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी काम की, ये वो। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 11th की एनसीईआरटी के नाम पे ये लोग बोल रहे होते हैं, बट वो 11th की एनसीईआरटी जब आप खोलने जाओगे ना, नहीं समझ आएगा। सबसे पहले आप 7th की एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। 7th की एक बार एनसीईआरटी का इंडेक्स देखो, इनसाइड अवर अर्थ है ना, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है, उसके बाद वेजिटेशन वगैरह आया हुआ है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हो, इंटीरियर अर्थ हो रही है, तब जाके आप तुरंत, जैसे आपने अर्थ का इंटीरियर पढ़ा तो आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर फिर यहां पढ़ लो। ऐसा नहीं कि मैं आज 7th की पढ़ ली 1-2 दिन में, फिर 8th की पढ़ ली, फिर 9th की पढ़ ली, 10th की पढ़ ली, फिर 11th में पढ़ते पढ़ते गया तो 7th की भूल गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी कनेक्टेड है, 7वीं की एनसीईआरटी और 11वीं की एनसीईआरटी। लेकिन ध्यान रखना, 11वीं की एनसीईआरटी से आप लोग कंफ्यूज मत होना, 11वीं में 2 एनसीईआरटी है, ये भौतिक भूगोल वाली है, फिजिकल ज्योग्राफी वाली है, और एक जो एनसीईआरटी है उसमें अगर आप देखोगे तो ये इंडियन ज्योग्राफी की भी है। बट इंडियन ज्योग्राफी की समझने के लिए आपको 9th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो पहले आप पढ़ो 7th की, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पहले आप पढ़ो 7th की, उसमें ये कुछ चैप्टर्स हैं जो इनसाइड अवर अर्थ, अवर चेंजिंग अर्थ, एयर, वाटर, ये आप पढ़ेंगे तो एज इट इज आपको यहां पर मिल जाएगा। तो पहले आप 7th की स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर पढ़िए, फिर आप इधर आ जाइए, तो आपको बेसिक भी वही हो गया और आपका डिटेल भी वही हो गया, अगर आपको पढ़ना है तो। एक एग्जाम्पल देता हूं, क्लास 7th की एनसीईआरटी का एयर वाला चैप्टर देखो, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी गैसेज हैं। अब भैया मैं दोबारा क्यों एफर्ट लगाऊं, सीधा 11th की एनसीईआरटी तुरंत एक बार पढ़ लूं। तो 11th की एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 8 है वो इस तरह से आपको दे रखा है, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह तुम यहाँ गैसेस के बारे में पढ़ सकते हो, तो यहाँ एक बेसिक आइडिया हो जाएगा और उसी का डिटेल तुमने यहाँ पढ़ लिया 11th की एनसीईआरटी में। अब बीच में ना तो तुमको 8th 9th 10th का लोड नहीं लेना है, पहले ये ठीक कर लेना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आप आगे उस चैप्टर में जाओगे ना तो देखो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, और ये ग्राफ बनाया हुआ है एज इट इज। आप उस एनसीईआरटी में आओ तो आपको भी इधर ट्रोपोस्फियर और फिर ये ग्राफ दिखाई दे रहा है मीजोस्फियर, ये उसी का एक्स्ट्रा डिटेलिंग यहाँ पर दी हुई है। तो आप समझ रहे हो कि जो छोटी क्लास की एनसीईआरटी है उसी का डिटेल आगे वर्जन आता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, 6th के पढ़ने के बाद 7th पढ़ ली, 8th पढ़ ली, 9th पढ़ ली, 10th पढ़ ली, 11th पढ़ते पढ़ते 7th भूल जाते हैं। ये नहीं करना है, 7th के जो टॉपिक 11th में मैच हो रहे हैं एक साथ ही खत्म कर लो उनको, ठीक है। अब 11th में जैसे कि 2 एनसीईआरटी हैं, 11th में एक इंडियन ज्योग्राफी वाली भी दिखाई देगा तुम्हें इंडेक्स से। अब इंडिया को अगर पढ़ना है तो पहले आप 9th की एनसीईआरटी वाली पढ़ो, ये वाली भी जो है अभी चली आ रही ओल्ड वाली, वही वाली बात कर रहा हूं मैं। तो इंडिया के बारे में आप थोड़ा सा नदियां, क्लाइमेट, वेजिटेशन ये पढ़ लीजिए, फिर एज इट इज आप लोग यहां पर आ जाइए इंडिया की ज्योग्राफी, वहां भी देखो ड्रेनेज, फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन मैच हो जाएगा। तो पहले 7वीं और मैं चला गया कहां पे, फिर 11वीं की फिजिकल वाली में, 9वीं पढ़ी फिर, और उसके बाद में फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में 11वीं में इंडियन ज्योग्राफी में आ गया, ठीक है। अब आ गया मैं फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो कि सर मेरा 8th का रह गया है,
तो 8th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ओल्ड वाली, रिसोर्सेज, मिनरल, पावर, एग्रीकल्चर वगैरह, तो फिर आप 12th की पढ़ेंगे। और 12th में भी 2 किताबें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब अगर आप देख रहे हो अच्छा, फिर 10th की जैसे रह गई, तो 10th भी आप पढ़ो, एग्रीकल्चर तो 12th की जो बची जाएगी आपकी वो है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो 10th वाली हो गई, ठीक है, 10th वाली एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो 12th वाली काम आ जाएगी आपको, डन। इधर देखो आपसे, फिर आप 8th वाली पढ़ रहे हो, 8th वाली अगर आप पढ़ रहे हो तो भी 12th वाली काम आ जाएगी आपको। ये देखो 8th वाली कर रहे हो तो 12th वाली, अब सर 2 बार 12th कैसे, 2 किताबें हैं बेटा, ठीक है, तो ध्यान रखना। और आप ये इंडेक्स से मैच कर जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद में 7th वाली पढ़ोगे तो 11th का कनेक्ट हो जाएगा, 9th वाली पढ़ोगे तो 11th का कनेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात कि 6th तो इंडिविजुअल पढ़नी पढ़नी है, फिर 7th पढ़ लो, 9th पढ़ लो, फिर उसके बाद में 8th पढ़ लो, मतलब ऑड नंबर वाली और इवन नंबर वाली मैच कर जाएंगी। ऐसा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर ये तरीका अपनाओगे तो आपका टाइम जो है बहुत हद तक बच जाएगा। अब देखो ना, यहाँ पर आप रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, कुछ एक आध टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलेशन वगैरह है, अगर 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे इधर पॉपुलेशन आपने इंडियन ज्योग्राफी में कवर कर लोगे तो ठीक है। मैक्सिमम चीजें इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, नहीं तो ऐसे साल भर लग जाए। अब साल भर कैसे लग जाता है तो वो भी आप लोग आराम से देख सकते हो। जैसे मान लीजिए 6th पढ़ी, 7th पढ़ी, 8th पढ़ी, 9th पढ़ी, 10th पढ़ी, ये करते करते जब आप 11th पे आए 7th भूल गए, फिर आप 12th पे आए तो आप 8th और 10th भूल गए। तो 7th और 9th के लिए ये करें और 8th और 10th के लिए ये करें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में लिख दिया 10th और 12th का कॉम्बिनेशन, आराम से आप लोग देख सकते हो। और इधर आप देखोगे तो 8वीं और 12वीं के साथ, तो 10th मतलब आप ऐसा समझ लेना 11वीं में 2-2 एनसीईआरटी और 12वीं में 2-2 एनसीईआरटी, वो इधर से मैच हो जाएंगी ऑड इवन नंबर के साथ, सम संख्या विषम संख्या के साथ। फिर उसके बाद जब ये सब हो जाए तो एक बार नई एनसीईआरटी 7th वाली और नई एनसीईआरटी 8th वाली जो है वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ज्यादा चेंज हुए नहीं है, तो ये बाद में ही पढ़ना आप एट द एंड। तो उन्होंने क्या अब एक एक किताब बना दी, पहले अलग अलग बन रही थी, ठीक है जी। तो आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ना भी कैसे है, तो आप एक चैप्टर जो इधर एयर का पढ़ रहा हो, देखो एयर वाला अभी बताया था मैंने आपको कि 7th इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो 11th की मैच कर गया। बस थोड़ा सा इंडिया के साथ याद रखना, जैसे ये 9th वाले में आऊंगा मैं, 9th वाले में अगर आऊंगा तो इधर आपको समझ में आ जाएगी कि 9th वाली जो कहानी है वो कहाँ जा रही है जी सर। तो 9th वाली जो एनसीईआरटी वो भी ऑड नंबर है, तो 11वीं अब उसमें इंडिया के साथ समझ में आ जाएगा कि इंडिया की बात करें तो इधर 11th में इंडियन ज्योग्राफी उठाओ। तो इस तरीके से यार आप पढ़ो, और जब ध्यान से अब आप जब 11th पे आ जाओगे तो लाइन बाय लाइन ध्यान रखना, वो क्वेश्चन के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये जो सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको बताया है, ये अच्छा एक बेनिफिट आप ले सकते हो कि अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, फीस माफ, फीस रिफंड हो जाएगी। नहीं हो पाया तो आपको जो है 1 साल का एडिशनल बेनिफिट और मिल जाएगा। बट ये सब कुछ अवेलेबल होगा अगर आप सब्सक्रिप्शन 12 महीने का या 18 महीने का लोगे, और उसमें में आपको 12 से 12 और फ्री भी मिल जाएगा, मतलब 2 साल के सब्सक्रिप्शन में वैलिड है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।